गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। आप इस टर्म से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हैं, आप सुन चुके हैं कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है एंड सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, आपने पढ़ा है कि एसिड जो हैं, जो सोर होते हैं, यानी कि जो खट्टे होते हैं उनको हम एसिड कहते हैं, जो कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, उनको हम बेस कहते हैं। तो पहली चीज़ दिमाग में ये आती है कि ये सब पढ़ने की ज़रूरत क्या है, एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, पढ़ने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, देखिए साइंस हमें अवेयर करती है। साइंस हमें ये बताती है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर हमें लॉजिक क्लियर होता है तो हम उसको अच्छे से और कर पाएंगे। ठीक है, उसके पीछे का हमें कारण पता होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को खाना खाने के बाद एसिडिटी हो रही है, यानी कि जलन हो रही है, या उसको हम खट्टी डकार कह सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये बात, अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि ये एसिड क्या होता है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, तो आप समझ पाएंगे कि ये क्यों हो रही है। होता क्या है, आप सब जानते हैं कि हमारे स्टमक में HCl नाम का एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि हमारा भोजन को पचाने के लिए काम आता है। तो जब स्टमक में हमारा HCl का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमें खट्टी डकारें आने लगती हैं। अब हमारी शरीर में ही ऐसी बहुत ही अच्छा एक बायोलॉजिकल तंत्र है जो कि न्यूट्रल करता है। हमारा जो सलाइवा है वो बेस है, और इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप खाने को चबा चबा के खाइए ताकि अधिक से अधिक सलाइवा आपके स्टमक में जाए। तो जो HCl है, तो जो एसिड स्टमक में है और सलाइवा हमारे बेस जो है, सलाइवा में बेस है, वो नीचे मिलकर के वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें जलन नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है जब पानी भी आप सिप सिप करके पीजिए, क्योंकि वो आपके स्टमक में ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा जाएगा जो कि न्यूट्रलाइज करेगा एसिड को। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम ज़्यादा खट्टी चीज़ें लेते हैं, जैसे कि ये कोल्ड ड्रिंक्स है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एसिड है, इसमें अभी आप पढ़ेंगे कार्बोनिक एसिड इसमें होता है, तो वो और एसिड कंटेंट को बढ़ाता है। ठीक है, इसके साथ साथ स्पाइसी फूड अगर हम लेते हैं तो हमारे अंदर जो एसिड है वो और फॉर्म होता है, और जो सलाइवा से इतना बेस नहीं जा रहा है जो कि उसको न्यूट्रलाइज कर सके, तो फिर वो हमें खट्टी डकारें आती हैं। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड। तो आपको यही चीज़ें समझाने के लिए आप अपने सराउंडिंग में अवेयर हो सकें, आपको एसिड, बेस और सॉल्ट समझना है। इसी प्रकार से आप देखते होंगे आपकी मदर आपके लिए इडली बनाती हैं, तो इडली में वो क्या डालती हैं, बेकिंग सोडा डालती हैं। लेकिन बेकिंग सोडा ऐसे काम नहीं करेगा। बेकिंग सोडा के लिए हमें या तो उसमें कर्ड डालना पड़ता है या फिर उसमें नींबू, लेमन डालना पड़ता है, तब जा कर के वो काम करता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा में आप देखेंगे कि बेकिंग सोडा क्या है, वो एक बेस है। ठीक, और जब उसको हम एसिड डालते हैं, यानी कि हम उसमें दही डालते हैं, दही में क्या है, एसिड है। ठीक है, कर्ड में कौन सा, लैक्टिक एसिड है, वो डालते हैं, तो फिर उसमें आप देखेंगे कि बबल्स निकलते हैं, तो रिएक्शन होने के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक, सो ये सारी रिएक्शंस हैं, और यही सारा आप बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आप अवेयर हो जाते हैं, आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और आपको मज़ा आने लग जाएगा। जो अपने सराउंडिंग में आप देखेंगे कि सारी की सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो हम इसको एक पढ़ना है, एक एसिड अपने सराउंडिंग में देखते भी चलें, उससे कनेक्ट करें। जितना कनेक्ट करके पढ़ेंगे उतना मज़ा आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें हम इसमें यहाँ पे एसिड, बेस और सॉल्ट में है। आइए देखिए क्या है कि आपने एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स में आपने एक और टर्म पढ़ा है, इंडिकेटर। ठीक है, सो ये इंडिकेटर क्या होता है। एक तो आपने बताया कि हमने टेस्ट के बेसिस पर कर दिया कि ये एसिड क्या है, टेस्ट के बेसिस पर आपने बता दिया कि जो सोर है वो एसिड है और जो बिटर है वो बेस है। तो जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में, जैसे कि लेमन है, रॉ मैंगो है, टैमरिंड है, ये ऑल आर सोर इन टेस्ट। तो ये क्या है, एसिड है। बिटर है, बिटर गॉड है, कुकम्बर है, सोप है, दीज ऑल आर बिटर इन टेस्ट। ठीक, तो दीज आर बेसिस। अब एक आता है इंडिकेटर। ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर ऑल्सो वी कैन डिफ्रेंशिएट
एसिड क्या है और बेस क्या है। इंडिकेटर्स भी आप दो प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं, वन इज़ द नेचुरल इंडिकेटर एंड अनदर इज़ द आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर्स लिटमस, टर्मरिक। तो आपने देखा है कि जो लिटमस है, मैं इसको यहाँ से बता रही हूँ, ये एसिड है। लिटमस टर्न्स एसिड के लिए अगर हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं, लिटमस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो सॉल्यूशन एसिड है तो लिटमस पेपर क्या करेगा, या लिटमस जो है वो टर्न हो जाएगा ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड। अगर सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है लिटमस सॉल्यूशन क्या ले सकते हैं, लिटमस पेपर दो फॉर्म में आता है। अगर लिटमस पेपर लेते हैं तो रेड लिटमस पेपर अगर लेते हैं उसमें एसिड सॉल्यूशन को टच कराएंगे, रेड लिटमस लेते हैं तो कुछ नहीं होगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से बेस है लिटमस के लिए, तो ये रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने टेस्ट नहीं किया, फिज़िकली देख लिया कि क्या चेंज हो रहा है, कलर चेंज कैसे हो रहा है। तो ब्लू से अगर रेड में हो रहा है तो दैट इज़ अ लिटमस का कलर, तो वो एसिड है। और अगर रेड से बेस में हो रहा है इसका कलर लिटमस का, तो वो बेस है। इसी प्रकार से टर्मरिक है। टर्मरिक आप जानते हैं हल्दी, जो कि येलो कलर की होती है। जो एसिड में इसका कलर चेंज नहीं होगा, एसिड में कलर चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ येलो रहेगी। लेकिन बेस, जैसे कि हम इसको जब डिटर्जेंट में डालते हैं, ओके, तब क्या हो जाता है, इसका कलर जो है येलो से क्या हो जाएगा, येलो टू ब्राउन हो जाता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो येलो से क्या कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो येलो, टर्मरिक इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर which tells the solution is basic। येलो से वो ब्राउन में आ जाते हैं। सो दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स, मतलब जो कि नेचर्स में पाए जाने वाली चीज़ों में इंडिकेटर्स होता है, राइट। लिटमस जो है एक लाइकन प्लांट होता है, उससे निकलता है, उससे बनता है। टर्मरिक तो आप सब जानते हैं हल्दी है। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स जो हैं ये भी दो एग्जाम्पल्स हैं। वन इज़ द मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज और दूसरा फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन। सो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है कि ये जो एसिड में, मिथाइल ऑरेंज एक सॉल्यूशन है जो कि ऑरेंज कलर का होता है, अगर ये एसिड के संपर्क में आएगा तो ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और अगर ये बेस के संपर्क में आता है तो ये येलो कलर में चेंज हो जाएगा, ओके। फिनोप्थिलीन ऐसे ही है, रेड कलर एसिड में इसका कोई असर नहीं होता है, नो चेंज फिनोप्थिलीन, लेकिन यहाँ पे ये पिंक टू रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ये ट्रांसपेरेंट फिनोप्थिलीन जो है वो सामान्यतया कलरलेस है, तो ये पिंक टू रेड कलर में चेंज हो जाता है व्हेन कम इन कांटेक्ट विद द बेस। सो एक इंडिकेटर के बेसिस पर आप फिज़िकली किसी से इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि एसिड क्या है और बेस क्या है। क्यों करना है फिर से, क्योंकि हमें उसकी प्रॉपर्टी अगर पता चल जाती है तो हम उसका एप्लीकेशन कर सकेंगे, ठीक है। तो लर्निंग के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उसको समझें और उसके बाद उसका अप्लाई करें, ओके। सो ये एक जनरल बेसिक आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। अब हम आते हैं कि आपके स्पेसिफ़िकली आपकी जो क्लास 10th में जैसे शुरुआत की गई है उसमें एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 इन योर NCERT बुक, कि आप तीन टेस्ट ट्यूब्स दी हुई हैं। दिस इज़ वन टेस्ट ट्यूब एंड दिस इज़ अनदर टेस्ट ट्यूब एंड दिस इज़ द थर्ड टेस्ट ट्यूब, ठीक है। सो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में वाटर है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में कोई एसिड है, एसिड कैन बी एनीथिंग, आप चाहे तो नींबू का थोड़ा रस ले लीजिए, और इसमें क्या है कि बेस है।
और अगर हमें रेड लिटमस दिया हुआ है, रेड लिटमस दिया हुआ है तो क्या होगा? अब आप बताइए क्या होगा? हम जानते हैं कि रेड लिटमस एसिड में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, और अगर रेड ही है तो फिर उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं आएगा इन केस ऑफ द एसिड, बट बेस में ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में। ठीक है, जब हमने इसमें रेड लिटमस डाला, इसमें स्ट्रिप डालेंगे तो ये जो रेड लिटमस है वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, और जब हम वाटर में डालेंगे तो इसका जो ये है ये लाइट हो जाएगा, लाइट कलर का हो जाएगा, मतलब हल्के कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, आप जानते हैं कि पानी में क्या होता है कि H2O, यानी कि इसमें H पॉजिटिव भी होता है और OH नेगेटिव भी होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो इसमें एसिड और बेस दोनों होता है, तभी वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे इसका कलर जो है इसलिए ये लाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, सो आप बेसिकली फिज़िकली आप देख सकते हैं कि कौन एसिड, कौन बेस और कौन न्यूट्रल है। नेक्स्ट आपकी एक एक्टिविटी आती है, उसको देखें। एक्टिविटी में कहा गया है कि कलेक्ट फ्यू सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। कौन कौन से सॉल्यूशंस लेने हैं? HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड। सो ये एक्टिविटी 2.1 है, एक्टिविटी 2.1। इसमें कहा गया है कि अपनी लेबोरेटरी से ये डिफरेंट टाइप के जो सैम्पल्स हैं उसको लीजिए और उसको टेस्ट करके देखिए कि क्या कलर आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कलर आएगा। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज़ HCl इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे कि नाम से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो रेड लिटमस में इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। रेड लिटमस में इसका ब्लू लिटमस में क्या हो जाएगा? ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिनोप्थलीन में क्या होगा? फिनोप्थलीन में फिर से इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा? ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कलर है ऑफ द सॉल्यूशन गेट चेंज्ड। ओके, नेक्स्ट है H2SO4। सिंस ये भी एसिड है तो इसमें रेड लिटमस में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ये रेड में अगेन हो जाएगा। फिनोप्थलीन में, एसिड में फिनोप्थलीन कोई कलर नहीं देता है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज ये रेड कलर में हो जाएगा। दिस इज़ अगेन फॉर दिस वन कुछ नहीं होगा, दिस इज़ रेड कलर बिकॉज HNO3 इज़ नाइट्रिक एसिड, एसिड का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है इसमें। फिनोप्थलीन कुछ नहीं, दिस इज़ अगेन रेड। CH3COOH, दिस इज़ एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर में होता है, एसिटिक एसिड। इसमें अगेन ये रेड कलर में कुछ नहीं देगा। ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट करेगा। फिनोप्थलीन कुछ नहीं, मिथाइल ऑरेंज रेड। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। अब बेस के लिए क्या हो जाएगा? OH में क्या है? रेड लिटमस टू ब्लू, ब्लू का इसमें कुछ नहीं होगा। फिनोप्थलीन अगेन ये क्या करता है? पिंक टू रेड कलर, पिंक टू रेड कलर, डिपेंड अपॉन कितना इसमें OH कंटेंट है, कितना बेसिक स्ट्रॉन्ग है। अभी एक टर्म याद कीजिए, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अभी हम इसको भी देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। पिंक, इसमें मिथाइल ऑरेंज जो है ये बेस के लिए येलो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑरेंज से वो येलो में हो जाएगा। KOH सेम हेयर, ब्लू लिटमस का कुछ नहीं होगा। अगेन हेयर पिंक टू रेड, हेयर इट इज़ येलो। MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सेम, दिस इज़ ब्लू इन कलर, नो चेंज इन कलर, pink to red, and this is yellow in color, methyl orange. Ammonium hydroxide, blue, red litmus to blue, no change in the blue litmus,
next pink to red, और दिस इज येलो। सो इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो आप समझिएगा, HCl, H2SO4, HNO3, these are strong acids. Acetic acid is a weak acid. This is a strong base and this is weak base. Okay? अब एक नया कैटेगरी हमने फाइंड आउट कर ली है स्ट्रॉन्ग और वीक की। एसिड तो है वो भी, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या है और वीक क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। फ़िलहाल हमने जो है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन को कैसे कलर से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन एसिड है और कौन बेस है। दिस इज़ एक्टिविटी 1 में आपको बताया कि कौन कौन से आप सॉल्यूशंस को किस बेसिस पर, इंडिकेटर्स के बेसिस पर हम कैसे फिजिकली देख लेंगे कि ये एसिड है कि इंडिकेटर, एसिड है कि बेस है। अब इसमें हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, इसको आप समझिए। सो ये एक नया टर्म आया है एसिड, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक, सिमिलरली बेस, strong and weak, strong and weak. So now what is strong acid and what is weak acid? इससे पहले एक और आप समझिए, एसिड्स में अभी तक आपने देखा कि टेस्ट के बेसिस पर और इंडिकेटर्स के बेसिस पर आप आइडेंटिफाई करते हैं। एक और टर्म होता है एसिड को डिफाइन करने के लिए, एसिड्स आर दोज व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, when dissolve in water they release hydrogen ion, वो हाइड्रोजन आयंस को रिलीज़ करते हैं। ये भी आप देखेंगे, एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, हाइड्रोजन आयंस को रिलीज़ करते हैं। एंड बेसेस आर दोस्त, दिस इज़ एसिड, जब हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, एसिड्स है। एंड बेसेस आर दोज व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर दे रिलीज़ OH नेगेटिव आयंस, सो इसको हम कहते हैं बेस। अब यहाँ पे एक टर्म है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज जितने भी उसके पास हाइड्रोजन आयन है वो सारे के सारे रिलीज़ कर देंगे, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर HCl है, HCl इज़ अ सॉल्ट, प्लस इसमें अगर हम वाटर में इसको हम डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, यानी कि पूरे के पूरे हाइड्रोजन आयन, इसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन आयंस हैं, ओके, वो सारे के सारे रिलीज़ हो जाएंगे। तो जब सारे के सारे हाइड्रोजन आयंस रिलीज़ हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COH, ये वीक एसिड है। अब जब हम वीक एसिड्स जब पानी के साथ डिज़ोल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयंस तो निकलेंगे, लेकिन सभी नहीं निकलेंगे। जैसे अगर हम इसके अंदर कहें कि वीक एसिड के अंदर 100 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं या 100 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो उसमें से 10 हाइड्रोजन के एटम्स निकल जाएंगे, बाकी 90 इसी सॉल्यूशन में रहेंगे। तो दैट इज़ अ वीक एसिड, कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं हुए हैं, वो वीक हो गया। सिमिलर द केस विद द बेस। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोज जिसमें कि जितने इसके पास OH नेगेटिव आयंस हैं वो सारे के सारे रिलीज़ हो जाएंगे, सॉल्यूशन में सारे के सारे रिलीज़ हो जाएंगे, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर वो सारे के सारे रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, थोड़े रिलीज़ हो रहे हैं, सो व्हाट इज़ अ वीक बेस। सिमिलर द केस हेयर, तो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण ये क्या करते हैं, सारे के सारे अपने OH को रिलीज़ कर देंगे। जबकि दूसरी तरफ जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, दिस इज़ अ वीक बेस। बेस की प्रॉपर्टी तो दिखाएगा, लेकिन इसमें जो OH नेगेटिव का जो रिलीज़ करेगा उसको कम रिलीज़ करेगा। तो जो कम रिलीज़ करते हैं वो वीक हो जाते हैं, जो मैक्सिमम रिलीज़ करते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो H पॉजिटिव जब मैक्सिमम रिलीज़ करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और
OH नेगेटिव जब रिलीज़ करते हैं तो वो बेस हो गया। और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो नेचुरल एसिड्स होते हैं दीज आर वीक एसिड्स, ठीक है। सो जो नेचुरल एसिड्स होते हैं, जैसे कि हमने कहा लेमन है, टैमरिंड है, लेमन है, टैमरिंड है, और दैट इज़ एसिटिक एसिड है, जैसे कि हम विनेगर जिसमें होता है एसिटिक एसिड, विनेगर में 5 से 8% जो है वो एसिटिक एसिड है, विनेगर है। सो दीज आर वीक एसिड्स। सो ऑल ये क्या है, नेचुरल एसिड्स हैं, एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस। जैसे कि जो आंच है, आंच जब हमें काटती है तो वो भी एक प्रकार का एसिड रिलीज़ करती है जिसको कि हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। सो जो एसिड रिलीज फ्रॉम नेचर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दिस इज़ कॉल्ड द ऑर्गेनिक एसिड। आप इसको हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड, एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। सिमिलरली जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल्स मतलब खनिज जो हमारे अर्थ में पाए जाते हैं, मिनरल्स, जितने भी एलिमेंट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जो बनेंगे दैट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से जो बन रहा है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इन द सॉल्यूशन जब हम उसको बनाते हैं। सिमिलरली H2SO4 जिसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन ये तीनों एलिमेंट मिल करके एट अ डेफिनेट प्रपोर्शन, तो ये हमारा क्या बन रहा है, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HNO3 दिस इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे वीक एसिड्स हैं, जो नेचर में पाए जाने वाले एसिड्स हैं, दीज आर वीक एसिड, इसीलिए हम उसको आसानी से इनटेक कर लेते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं इट इज़ वेरी डेंजरस। अगर हम इसका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म लेते हैं तो दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस। ओके, सो दिस इज़ वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड कि वीक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, और वीक बेस क्या है, वीक बेस क्या है, एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है। ओके, नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.2 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, अभी आपने इंडिकेटर्स पढ़ा है। इंडिकेटर्स मतलब जो पहचान कर पाएंगे कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन सॉल्ट है, या कौन जो है न्यूट्रल है। सॉल्ट बेसिकली न्यूट्रल होता है। ऑल्फैक्टरी से मतलब है स्मेल से। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल। अगर उसकी स्मेल आप जानते हैं, ओनियन है, ओनियन की बहुत तेज़ स्मेल होती है, तो इसमें एक्टिविटी है कि एक ओनियन को हम काट करके उसमें कुछ कॉटन के स्ट्रिप्स को उसके साथ रख दें, फ्रिज में रख दें। उसके बाद वो जो कॉटन स्ट्रिप है उसके साथ प्रयोग करें। अब देखिए क्या प्रयोग है कि ये एक तरफ HCl का सॉल्यूशन ले लिया है, HCl सॉल्यूशन लिया है, और दूसरी तरफ NaOH, ठीक है, दिस इज़ इन द डाइल्यूट फॉर्म, डाइल्यूट लिया है, NaOH इसका भी सॉल्यूशन लिया है। तो होगा क्या, ओनियन की जो स्ट्रिप है जिसमें ओनियन की स्मेल आ चुकी है उसको हम लेते हैं। जब हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, वैसे ही ओनियन की स्मेल रहेगी, लेकिन इसमें क्या होगा, इसकी स्मेल गोज़, स्मेल चली जाएगी। NaOH में डिप करेंगे और फिर उसके बाद हम सूंघेंगे तो ओनियन की स्मेल चली जाएगी। सिमिलरली वेनिला एसेंस है, HCl में इसका कुछ नहीं होगा। वेनिला की सबको पता है, हम वेनिला की आइसक्रीम्स खाते हैं, इसका एसेंस कैसा है। तो हम HCl में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब NaOH के सॉल्यूशन में डालते हैं तो अगेन जो स्मेल है दैट गोज़। क्लोव जो लौंग का तेल है, लौंग के तेल में HCl में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, NaOH में डालेंगे तो अगेन स्मेल गोज़। तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से जो कि स्मेल में चेंज आता है। अब देखिए इसके पीछे कारण क्या है। ओनियन में एसिड कंटेंट होता है,
ठीक है, जिसके कारण अगर हम ओनियन छिलते हैं तो हमारी आँखों में भी हमें लगता है, उसकी तीखापन लगता है। तो एसिड में एसिड से डालेंगे तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब एसिड को NaOH किया तो वो न्यूट्रल हुआ, तो स्मेल गोज़। ठीक है, तो यहाँ पर भी एसिड बेस रिएक्शन ही हो रही है अंदर ही अंदर। वेनिला एसेंस हैव सम एसिडिक कंटेंट, NaOH में डालेंगे तो स्मेल गोज़। क्लोव जो लौंग का तेल है, लौंग में भी थोड़ा एसिडिक कंटेंट है, तो जब HCl में डालें तो उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे जो है इवन इसकी स्मेल और तेज़ हो जाती है। यहाँ पे डालेंगे तो इसकी स्मेल चेंज हो जाएगी या कम बंद हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, बहुत कम आएगी। ठीक है, सो दीज आर द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिसके बेसिस पर भी हम इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सॉल्यूशन है, कौन ये। तो आपने देखा कि अगर हम एक तो टेस्ट के बेसिस पर, एक इंडिकेटर्स के बेसिस पर, इंडिकेटर में भी हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं, उसके साथ साथ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, जिसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है, और क्यों करना है, क्योंकि उसका हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आना है। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन मोर केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो आपकी बताई गई हैं। लेट्स सी जो एक्टिविटी 2.3, our activity is 2.3, how acids and bases reacts with metal. So this is how acids and bases, how acids and bases reacts with metals. Okay, so acids पढ़ लिया, bases पढ़ लिया, metal, what is a metal? metal जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन, आयरन इज़ अ मेटल। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो उसकी क्या है, आप उसको बजाएंगे तो क्या है, सोनोरस साउंड होती है। और मेटल्स आर डक्टाइल, उसको हम उससे वायर्स बना सकते हैं। मेटल्स आर मेलेबल, उसको और पतला शीट नुमा बना सकते हैं। ठीक है, मेटल की जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है। सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। और एक और बात होती है कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। आप देखेंगे कि एक आयरन की रॉड लीजिए, उसको एक तरफ से अगर हम गर्म करना शुरू करें तो थोड़ी देर बाद आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, जो हीट है वो फ्लो करेगी, और वो कैसे फ्लो करती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से। ठीक, सो दिस इज़ मेटल। अब होता क्या है, देखिए, हाउ एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। तो पहला हम एसिड के साथ करके देखते हैं, जो आपकी एक्टिविटी 2.3 है। कोई भी आप मेटल ले लीजिए, लेट्स से यू हैव टेकन मेटल जिंक, जिंक मेटल हमने लिया, प्लस एसिड, एनी एसिड, HCl यू हैव टेकन। दिस इज़ इन द डाइल्यूट फॉर्म, यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म में लिया है। डाइल्यूट फॉर्म मतलब इसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा है और HCl सॉल्ट कम है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, अब इसमें होगा क्या, Zn और HCl। याद कीजिए, हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, Zn is more reactive than hydrogen. So what would happen? It will form ZnCl2 plus H2, यानी कि यहाँ पे इसको ट्वाइस कर ले बैलेंस के लिए। Zn is more reactive than hydrogen, Zn ने हाइड्रोजन का प्लेस ले लिया, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इसमें रिलीज़ होती है, हाइड्रोजन गैस इज़ रिलीज्ड। So when acid reacts with metal, hydrogen gas is released. और इसको हम कैसे करेंगे, तो जब जो है हाइड्रोजन निकल रही है, ये एक एपरेटस है, दिस इज़ एन एपरेटस, यहाँ गैस निकल रही है, दिस इज़ एन हाइड्रोजन गैस। अगर ये सॉल्यूशन है, इसमें हाइड्रोजन गैस बबल्स के रूप में निकल रही है, और उसको जो है सोप सॉल्यूशन में लिया हुआ है। दिस इज़ अ सोप सॉल्यूशन, दिस इज़ अ सोप सॉल्यूशन। तो ये क्या, ये यहाँ पर इसके अंदर आई और फिर ये बबल्स बन के बाहर आ जाएगी। और यहाँ पर अगर हम कैंडल लेते हैं तो ये पॉप अप साउंड, मतलब पटाखे जैसी आवाज़ें जैसी आएंगी। So that indicates the hydrogen
गैस इज़ कमिंग आउट। अब हमने ये सोप सॉल्यूशन क्यों लिया है, क्योंकि जो ये अगर हम डायरेक्ट ले लेते, ठीक है, ये भी हो सकता था कि इसमें से हमने डायरेक्ट ले लेते सीधे सीधे, तो अगर हम डायरेक्ट ले लेते तो हाइड्रोजन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती, और ऑलरेडी हाइड्रोजन गैस जो है, देयर आर सो मेनी गैसेस, तो उसको हमें फिर कैच करना मुश्किल हो जाता, दिस पॉपअप साउंड को हमें कैच करना मुश्किल हो जाता, मतलब बहुत सारे हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक साथ चाहिए तब वो उसकी आवाज़ आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा सोप सॉल्यूशन में, क्योंकि सोप सॉल्यूशन में हाइड्रोजन जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाती है, तो ये इससे एस्केप करना चाहेगी, बाहर निकलना चाहेगी, तो ये कलेक्टिवली एक साथ निकलना चाहते हैं। तो एक साथ जैसे ये निकलते हैं तो ये एक साथ बबल्स आते हैं, और यहाँ पे अगर हम कैंडल इसको दिखाते हैं तो यहाँ पे ये पॉपअप साउंड, मतलब पटाखे की जैसी पट 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 ऐसी टाइप की आवाज़ें आती हैं। सो दिस इज़ जो है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद metals, so this is a formation of salt plus hydrogen gas is released. Okay, similar the case what happens when base reacts with metal. What happens when base react with metal? Base is NaOH plus you can say Zn के साथ किया तो क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा Na2ZnO2, ओके, प्लस H2, यहाँ पे हम ट्वाइस कर लें Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, बट द डिफरेंस इज़, यहाँ पे आप देखेंगे कि बेस के साथ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है, एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है, लेकिन द डिफरेंस इज़ एसिड के साथ तो हमेशा जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो इन ऑल द केसेस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, लेकिन जब हम बेस के साथ करते हैं सो दिस कैन नॉट बी ट्रू इन ऑल द केसेस, सबके सब बेसिस के साथ वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी हम कोई और दूसरा बेस ले लेते हैं, जैसे हम सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करेगी, हाँ, लेकिन एसिड हम कोई भी लेंगे तो H2 गैस रिलीज़ करेगी। तो ये एक डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर इस वाले बेस में हाइड्रोजन लिया गया है इसलिए ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर रही है। कोई हम दूसरा ले लें, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, उस केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करेगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। लेकिन एसिड है, एसिड में हमेशा H होगा ही होगा, इसलिए H2 गैस रिलीज़ करेगी हमेशा। इन केस ऑफ एसिड विद मेटल हाइड्रोजन गैस विल रिलीज definitely, but in case of base not in all the cases hydrogen gas will release. Okay, this is one. Another example is, so next है how do metal carbonate and metal hydrogen carbonate react with acid, कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि मेटल कार्बोनेट मतलब कोई भी मेटल ले लेते हैं हम, मेटल में जैसे कि आपने Na इज़ अ मेटल, Na2CO3 मेटल कार्बोनेट। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि Na है, सोडियम तो मेटल नहीं है, लेकिन जो जिंक है ZnCO3 ये तो मेटल ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम कोई कॉपर को ले लेते हैं CuCO3 ये भी ठीक है, लेकिन Na तो मेटल नहीं है, ये बात आपके दिमाग में आ सकती है। लेकिन सोडियम भी मेटल है, जबकि वो शाइनी नहीं है, वो मैलेबल नहीं है, वो डक्टाइल नहीं है, वो हार्ड नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज़ अ मेटल। थोड़ा सा इसको आप बेसिक देखिए, हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, हमारा ग्रुप 1 जो आता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 जो एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन को अगर हम छोड़ दें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। तो आप कैल्शियम तक ही लीजिए फ़िलहाल। सो ग्रुप 1 में क्या है कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 11, 19, आप इतने तक ही लीजिए।
इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स। कन्फिग्रेशन देखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ये आसानी से दे देना चाहता है, ये आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन को दे देना चाहेगा। अगेन सोडियम जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देना चाहता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को। सिमिलरली हेयर ये एक इलेक्ट्रॉन को, ये 2 इलेक्ट्रॉन को। तो ये क्या बन जाना चाहता है, Li पॉजिटिव बन जाना चाहता है। और ये क्या करना चाहता है, Na ये पॉजिटिव, पोटेशियम ये पॉजिटिव, ये Be2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Ca2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जब इसने अपना दे दिया इसको, और अगर हम इसको Na को अगर हम ऑक्सीजन के साथ डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या बना लेता है, Na2O बनाता है। ठीक है, अब इसने क्या किया है कि जो क्योंकि ये आसानी से दे देना चाहता है और ऑक्सीजन को चाहिए है, तो ये क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिए तो ये न्यूट्रल हो गया। अभी Na2O को पानी के साथ अगर हम डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या बन जाता है, NaOH, हाइड्रोक्साइड, OH आ गया जो कि एक बेस है। ठीक है, तो मेटल के साथ जब ऑक्सीजन मिल जा रही है तो फिर ये ऑक्साइड जो बन रहा है, ये मेटेलिक ऑक्साइड जो है ये ऑलवेज बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से मेटल के साथ ये कार्बोनेट, अब हम इसकी बात कर लें, ये मेटल है, इसके पास प्लस चार्ज है। ठीक है, Na का +1 यानी कि 2 का +2, CO3 को 2 नेगेटिव चाहिए है। CO3 का हम जानते हैं कि वैलेंसी कितनी होती है, ये एक आयन है, CO3 एक आयन है, तो ये 2 नेगेटिव है, तो इसलिए ये अपना इसको दे देगा। इसलिए जो सोडियम है वो एक मेटल है, मैंने बताया था आपको मेटल्स वो भी होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो ये इसको दे देगा। तो इसलिए मेटल कार्बोनेट इसने इसको दे दिया, तो जो मेटल के साथ जो भी दूसरा बनता है वो जो है बेसिक कैरेक्टर रखता है। ऑक्सीजन करेगा तो ये मेटल के साथ करके बेसिक कैरेक्टर बना लेता है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम, तो इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सोडियम है वह भी एक मेटल है, जिंक कार्बोनेट मेटल है, कॉपर कार्बोनेट मेटल है, ये तो इनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर है। इसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर शाइनी, मैलिएबल, डक्टाइल के आधार पर नहीं है, इसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन देने के आधार पर है। ठीक है, सो ये मेटल कार्बोनेट हमने ले लिया। सो दिस इज़ मेटल कार्बोनेट। एक टेस्ट ट्यूब में मेटल कार्बोनेट लेते हैं, टेस्ट ट्यूब ए में मेटल कार्बोनेट लिया और टेस्ट ट्यूब बी में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये लिया। अब इसको एसिड के साथ, एसिड कोई भी एसिड ले लीजिए, इट कुड बी HCl, इट कुड बी H2SO4, एनी एसिड यू कैन टेक। सो क्या बन जाएगा जब हम इसको करेंगे, तो ये बन गया NaCl. NaCl is a salt. NaCl is a salt plus H2O plus CO2. सिमिलरली इसको हम बैलेंस कर लें, यहाँ पे ट्वाइस आ गया, बाकी ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर HCl किया तो यहाँ पे क्या आ गया, NaCl plus H2O plus CO2, सॉल्ट प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है। गैस को हम ऐसे ऊपर के एरो से दिखाते हैं। तो आपने इससे पहले वाली एक्टिविटी में हमने क्या कहा था कि सभी मेटल्स के साथ जो बेसेस हैं रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे, इसीलिए कहा गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बेस है, दिस इज़ अ बेस, लेकिन ये बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके हर स्थिति में हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। यहाँ पे ये HCl के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। अब ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे पता चलेगा कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट आप और कर सकते हैं, जिसमें कि हमने चूने का पानी क्या है, स्लेक्ड लाइम, जिसको कि हम कैसे दिखाते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। अब ये CaOH का होल ट्वाइस में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, यानी कि इसकी जो बबल्स हैं वो उसके अंदर डालते हैं, किसके अंदर, चूने के पानी में। जैसे ये चूने का पानी है, CaOH का होल ट्वाइस है और यहाँ पर
जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ट्यूब के माध्यम से इसके अंदर डाली जा रही है, तो ये क्या बन जाता है, CaCO3, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म बन जाएगा, यानी कि ये वाइट प्रेसिपिटेट, कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, प्लस H2O, पानी आ जाएगा, ऊपर पानी रहेगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बनना, यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को बताता है। तो ये एक अगेन आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है एफरवेसेंस के साथ, यानी कि बुलबुले सनसनाहट की आवाज़ के साथ, जैसे हम कभी ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हैं तो उसमें से आपने देखा ना कैसी आवाज़ें निकलती हैं, झन 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 झन, अगर उसके बबल्स होते हैं तो वो सनसनाहट की आवाज़ ही बताती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और उसका टेस्ट क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने के पानी के साथ, स्लेक्ड लाइम के साथ जब हम इसको कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को डालते हैं, तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जो मार्बल है, हाँ, ये जो अंडे होते हैं उसके जो छिलका है, ये सब का सब जो है कैल्शियम कार्बोनेट, डिफरेंट टाइप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल है, इस सब में कैल्शियम कार्बोनेट, ये चौक जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बेसिकली क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक। तो ये आपका नेक्स्ट हो गया कि किस प्रकार से मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, मेटल, ये अभी आप देखेंगे कि जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जो हमारा बेकिंग सोडा जिसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा जो हम इडली वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं घर में, दिस इज़ बेकिंग सोडा, और इसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, जो कि हमारा डिटर्जेंट वगैरह में काम आता है। सिर्फ H का अंतर है, दोनों ही बेस हैं, दोनों ही बेस हैं, लेकिन H आ गया तो ये बेकिंग सोडा हो गया, और ये आ गया तो ये वॉशिंग सोडा बन गया। नेक्स्ट है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस reacts. How do acids and bases reacts with each other? आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे? कोई भी एसिड ले लीजिए, यू कैन से HCl प्लस बेस, यू कैन टेक NaOH, तो क्या हो जाएगा, HCl इज़ एन एसिड, दिस इज़ एन एसिड एंड दिस इज़ अ बेस, क्या बन गया, NaCl, this is a salt plus water, H2O, this is a water. So whenever an acid and base reacts with each other, they form salt and water. आप कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, H2SO4 प्लस NaOH, क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ट्वाइस हो गया डन, H2 यहाँ पे ये ट्वाइस आ जाएगा, ओके, राइट। सो दिस इज़ अगेन अ सॉल्ट। So whenever acid or base combine, it will react with each other and form water. हमेशा एसिड और बेस बनकर के सॉल्ट बनते हैं, जो कि एक न्यूट्रल है। हमेशा याद रखिएगा कि सॉल्ट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल, ठीक है। ये एसिड क्यों है, क्योंकि इसमें H आयन कंसनट्रेशन इसमें ज़्यादा है, ठीक है, और ये अपना सारा का सारा H आयन कंसनट्रेशन रिलीज़ कर देता है, दैट्स व्हाई इट इज़ एसिड। ये OH क्यों है, क्योंकि इसमें OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, OH नेगेटिव। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस मिल करके तो ये पानी बन गया, ठीक है, 1 प्लस OH नेगेटिव, तो ये वाटर बन गया, दैट इज़ अगेन न्यूट्रल। और सॉल्ट जो है, दिस इज़ अगेन प्लस और माइनस मिल करके ये सॉल्ट न्यूट्रल है, ठीक है। तो एक और ध्यान रखिएगा, जो हमारा डिस्टिल वाटर होता है वो तो हमारा प्योर है, न्यूट्रल है। नॉर्मली हमारा जो पानी आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑलरेडी केमिकल्स हैं, ऑलरेडी बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ है, सॉल्ट्स हैं, तो
जो नॉर्मल वाटर हम लोगों के घरों में आता है उसको वो या तो कहते हैं ना कई बार बहुत सॉल्टी पानी है, खारा पानी है, तो आइदर दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि उसमें एसिड कंटेंट भी ज़्यादा हो सकता है, यानी कि H पॉजिटिव आयन भी इसमें ज़्यादा हो सकते हैं और OH नेगेटिव आयन भी उसमें ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक, सो ये एक जर्नल है कि जब हमारा एक्चुअल में जो न्यूट्रल वाटर हम जिसका pH 7 कहेंगे, तो वो बेसिकली दैट इज़ अ डिस्टिल वाटर। और डिस्टिल वाटर कैसे बनाया जाता है वो इसकी प्रक्रिया होती है पूरी की पूरी, उस पर फिर कभी हम बात करेंगे। So how do acids and bases react with each other? They react with each other and form salt and water, right? Next है reaction of metallic oxides with acid. Metallic oxides, reaction of metallic oxide oxides with acid। अब देखिए यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड फिर से आ गया। कोई भी मेटल ले लीजिए आप, यू कैन से ZnO। ZnO इज़ ए मेटल ऑक्साइड। यू कैन से CuO, कॉपर ऑक्साइड इज़ अ मेटल ऑक्साइड। अब इसमें हो क्या रहा है, Cu आप जानते हैं Cu की वैलेंसी कितनी होती है, 2 है। सो ये क्या हो गया +2। Zn की वैलेंसी कितनी होती है, +2। ऑक्सीजन क्या हम जानते हैं कि इसकी वैलेंसी भी 2 होती है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। हम पढ़ चुके हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो इसमें क्या करेगा ये -2। ओके, सो ZnO यहाँ पर भी ये हो गया -2। इसी प्रकार से हम Na2O देख लेते हैं, जो कि अभी हमने कहा ये भी मेटल है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सोनोरस या सॉलिड या शाइनी सरफेस के बेसिस पर, बट ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देता है। अब इसको जब ऑक्सीजन, अब ये जब है पानी के साथ जब ये डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या बना लेता है, NaOH बनाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जब हम ये ऑक्साइड है इसको जब HCl के साथ करेंगे, एसिड के साथ कर रहे हैं, एसिड के साथ करने से ये क्या बना देता है, एक तो ZnCl2 बना देगा प्लस वाटर बना देता है। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड सिमिलरली यहाँ पे कॉपर के साथ किया HCl, तो ये क्या बनाएगा CuCl2 प्लस H2O। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एसिड के साथ करके ये फिर से सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है, दिस इज़ अगेन सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे ये NaOH हो जा रहा है, पानी के साथ घुल रहा है, तो जो ये है दीज ऑल आर बेसिस। ये क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिस होते हैं हमेशा। अब जो बेस पानी के साथ घुल जाते हैं इसको हम कहते हैं एल्कलाई, राइट। ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिस बट दोज हु डिज़ोल्व्ड इन वाटर उसको हम कहेंगे एल्कलाई। सो बेसिस विच डिज़ोल्व्ड इन वाटर उसको हम कहते हैं एल्कलाई, राइट। तो मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड के साथ क्या है, अगेन इट्स फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। तो बेसिकली मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, ये बेस है। तो बेस और एसिड के रिएक्शन में भी क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर होता है। तो मेटेलिक ऑक्साइड भी क्या है, बेस है। बेस प्लस एसिड इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। इसी तरीके से ओके, मेटल ऑक्साइड, एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। अब एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेस। आप देखिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो कि नॉन मेटल, जैसे कार्बन है, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन के साथ जब हम करते हैं तो ये CO2। सो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो एक्शन है ये क्या है, दिस इज़ एन एसिडिक फॉर्मेशन। ये क्या है, एसिड है। अब कोई कहेगा कि ये एसिड क्यों है, क्योंकि ये CO2 जब इसको आप पानी के साथ मिलाएंगे तो ये क्या बनता है, H2CO3, जिसको कि हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। कार्बोनिक एसिड जो हमारे ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इसके अंदर कार्बोनिक एसिड होता है। तो ये जब आप निकालते हैं तो एफर्वेसेंस से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और फिर हमें उस तरीके से
जब इसको हम, दिस इज़ एन एसिड, दिस इज़ कार्बोनिक एसिड, ऑल्दो इट इज़ अ माइल्ड एसिड, सो दिस इज़, तो ये जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो अब यहाँ पे फिर से नॉन मेटलिक ऑक्साइड में आप कोई भी ले लीजिए, CO2 प्लस, हम बेस ले लेते हैं, एनी बेस यू कैन टेक, NaOH, तो क्या बन जाएगा, एसिड। नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिड, क्यों, क्योंकि जब पानी में डिजॉल्व करते हैं तो कार्बोनिक एसिड, दिस इज़ अ बेस। सो इसमें क्या बन गया, ये Na2CO3 plus H2O, अगेन दिस इज़ अ सॉल्ट एंड दिस इज़ वाटर। हाँ, इसको बैलेंस कर लें ट्वाइस, ये आ गया। एक और एग्जांपल ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस H2O, अगेन दिस इज़ अ सॉल्ट, दिस इज़ एन एसिड एंड दिस इज़ अ बेस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ओके, जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा कि जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड, जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो जो इनकी रिएक्शन है वो कॉमन बन रही है, यानी कि अगर हम कहें कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर होता है। ठीक है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर होता है। अब अगर हमें यहाँ एसिड की जगह पर नॉन मेटलिक ऑक्साइड दे दिया जाए तभी भी ये रिएक्शन रहेगी। एसिड की जगह पर हम लिख सकते हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। बेस की जगह पर हम लिख सकते हैं, अगर एसिड दिया गया है बेस की जगह पर हम लिख सकते हैं मेटलिक ऑक्साइड, तभी भी यही रिएक्शन होगी। तो 3 रिएक्शंस हमारी कॉमन हो गई एसिड एंड बेस के साथ। ठीक है, तो ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी आज का लेक्चर हम यहीं पे पूरा करते हैं कि हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या पढ़ा, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले तो हम कलर चेंजिंग के बेसिस पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी एसिड और बेस की कैसे कर सकते हैं। दूसरा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बेसिस पर कैसे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बता सकते हैं, एसिड की क्या है, बेसिस की क्या है। इसके बाद है कि एसिड एंड बेसिस जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके कैसे करते हैं। आपने देखा कि मेटल के साथ जब एसिड करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसका कैसे पता चलता है कि जब हम उसको सोप सॉल्यूशन में डाल रहे हैं हाइड्रोजन गैस को तो पॉपअप की साउंड आ रही है। ओके, ये चीज़ बेस के साथ भी होती है बट नॉट इन केस ऑफ ऑल बेसिस, ये ध्यान रखना है। सभी एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी लेकिन बेस के साथ सबके साथ नहीं निकलेगी। दूसरी बात आती है नेक्स्ट, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है बेसिकली, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर है, ये हो गया। नेक्स्ट है कि एसिड एंड बेसिस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड एंड बेसिस सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। फिर जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड की जैसे बिहेव करते हैं, क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया कि जैसे एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड ले ली तो वो कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा H2O, तो वो जो है एसिडिक कैरेक्टर। अब एसिड फिर बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो बेस है यानी कि जो मेटलिक ऑक्साइड्स हैं वो बेस की जैसे काम करते हैं, मेटलिक ऑक्साइड जो हैं वो बेस की जैसे काम करते हैं। तो बेस को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर सॉल्ट एंड वाटर आएगा। सो दीज आर जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आज का हम लेक्चर यहीं पूरा करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस कॉमन, क्या कॉमन है। ठीक है, तो उसको और एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।